हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सवाल होगा ये होगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो हमने आपको बताया क्या, किसी चीज को रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो एक समय के बाद आप उसको भूल जाओगे। ठीक ना? अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको वो चीज कभी भी नहीं भूलेगी। तो आप एक चीज दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जो चीज सत्य है, हमने क्या बोला कि जो चीज सत्य है, अगर किसी ने जबरदस्ती हमसे करी कि भैया नहीं इसको आप प्रूव करके दिखाओ, तो वो तो बेहुदा होगा, बेहुदा हरकतें होगी, तो बेवकूफी हरकतें होंगी, बेवकूफ भरे सवाल या जवाब हरकतें होंगी। कैसे? समझो, अगर हमने लिखा कि भैया 2+2 4 होता है, ये पूरी दुनिया जानती है, पहले भी लोग जानते थे, आने वाले समय में भी लोग यही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है कि भैया 2+2 4 होता है। ठीक है, कोई महान भाव आए, उन्होंने बोला नहीं 2+2 5 होता है। ठीक, तो 2+2 5 होता, तो 2+2 5 तो होता नहीं, लेकिन किसी ने जबरदस्ती या पागलपंती, कुछ लोग होते ना, आप जैसे कुछ लोग पावर के बल से क्या करेंगे, जबरदस्ती मनवाएंगे कि आप बोलो भैया 2+2 5 होता है। ठीक, और आपसे कहेंगे अगर 2+2 4 होता है तो आप इसको प्रूव करके बताओ। हम तो कह रहे भैया 2+2 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज, इसका मतलब बताने का मतलब क्या है हमारा, जब भी कोई चीज सत्य हो, समझ रहे हो, जब भी कोई चीज सत्य हो और आपसे सत्य चीज को कहा जाए कि इसे सिद्ध करके बताओ, तो आप ये दिमाग में सोच लो, तो रटना नहीं है। हमने क्या बोला, जब भी कोई चीज सत्य हो और सत्य चीजों को आपसे कहा जाए इसको हमें प्रमाण सहित बताओ कैसे 2+2 4 होता है, उस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, विरोधाभास नियम का। किसका यूज करते हैं, विरोधाभास नियम से। ठीक है, ठीक, हमने क्या बोला कि जब कोई चीज सत्य होती है तो अगर उस चीज को प्रमाण मानते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे 2+2 4 तो होता है, लेकिन पूरी दुनिया मानती है, लेकिन कुछ महान भाव है जो उसको मानने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने कहा भैया हमें ये प्रूफ करके दिखाओ कि 2+2 4 होता है। ठीक है, तो जब कोई सत्य घटना या सत्य कथन को हमें अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो हम उसमें क्या लिखाएंगे, विरोधाभास नियम, या फिर क्या बोलोगे, कॉन्ट्राडिक्शन रूल। ठीक है, विरोधाभास नियम, कॉन्ट्राडिक्शन रूल। तो आज से आप कभी नहीं भूलना कि भैया विरोधाभास नियम किस संदर्भ में लगता है और कब लगता है, रटने वाला चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। देखो, सवाल को हल करने से पहले चीजों का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो, सवाल बताना अलग चीज है, अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो परीक्षा में वैसे भी बच्चे नर्वस रहते हैं और वो चीजों को भूल जाते हैं ना। तो इसीलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब भी आप भूलोगे आपको तुरंत याद आएगा सर जी ने जैसा बताया वैसा करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज और समझो इसमें, पूर्णांक, इस सवाल को हल करने से पहले हम क्या बोलते हैं, आपको 2 से 3 चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है आप तो, आप नंबर रेखा देखो, नंबर लाइन पे जब किसी संख्या को दर्शाया जाता है तो बीच में क्या होता है, 0 0। इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक। इधर माइनस का होता है, सब माइनस का होता है ना। हाँ, तो ये जो नंबर रेखा में संख्या को दर्शाया जाता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब इनको कैटेगराइज किया गया है, 0 को हम पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। 0 के इधर वालों को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और इधर वालों को हम क्या बोलते हैं, इधर वालों को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक का जानना आपके लिए जरूरी है। तो पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या जो पूर्ण अंक में होनी चाहिए, समझ पाया, कोई भी संख्या जो पूर्ण कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आप समझ लीजिए कि भाई सहअभाज्य संख्या क्या होती है।
जो जो चीज को हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम सब आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो उस समय आप कंफ्यूज होने से अच्छा है पहले ही समझ लो, ज्यादा अच्छा है। अगर हमसे पूछेंगे भैया सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होता है, क्या पूछेंगे, को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक, को प्राइम नंबर, ठीक। तो जैसे अगर आप सरल भाषा में समझो तो हमने क्या बोला, ऐसी संख्या, ऐसी पूर्ण संख्या, ऐसे कंप्लीट नंबर, ऐसी पूर्ण संख्या जिसका एचसीएफ आपको जानकारी के लिए बता दें, एचसीएफ हमेशा दो या दो से अधिक संख्या का ही निकलता है, कभी सिंगल संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता, सिंगल नंबर का एचसीएफ नहीं निकलता। कहने का मतलब अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो कम से कम दो संख्या का होना जरूरी है, क्योंकि एचसीएफ में ही छिपा है कॉमन। क्या छिपा है, कॉमन। कॉमन का मतलब भी होता है तुलनात्मक शब्द है, तुलनात्मक वर्ड है। तो कॉमन जहां लग गया, समझ लो कि अगर आप किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी इंसान की तुलना करोगे तो किसी दूसरे इंसान का होना जरूरी है। आप स्वयं से या खुद की तुलना खुद से तो कर ही नहीं लोगे, तुलना किसी से की जाती है ना। तो वहां अगर आप संख्या की तुलना करोगे तो एक संख्या और होना जरूरी, तभी एक क्या बनेगा, एक समरी बनेगा, एक संदर्भ बनेगा, एक यूनिक लॉजिक बनेगा। आप खुद से अपनी तुलना, किसी वस्तु की उसी वस्तु से तुलना, और किसी स्थान की उसी से तुलना, किसी संख्या का उसी से तुलना, ये सब बेहूदी हरकतें, समझ गए ना। तो हमने क्या बोला, एचसीएफ में कम से कम दो नंबर का होना जरूरी है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आप समझ लो, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, अब हमने बोला ऐसी संख्या तो कम से कम दो तो होनी चाहिए, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक। एचसीएफ को ही हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एचसीएफ बोल दो या दूसरे शब्दों में कॉमन, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना हो, उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। कैसे, हमने ले लिया 5 और ले लिया 3, ठीक है। अब आप ये बताओ 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 1, 3 गुणे 1। अगर हम इसमें पूछेंगे इसमें कॉमन क्या, तो सर जी एक इसमें भी एक इसमें भी, जब दोनों में जो कॉमन होता है उसी को हम ले लेते, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक, और हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे आपने ले लिया, हमने ले लिया 7 और ले लिया 11, ठीक है। वही 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 1, 11 को क्या लिख सकते हो, 11 गुणे 1, क्या नंबर है कॉमन, 1। ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन क्या हो, सिर्फ और एक, या ऐसी देखो कॉमन सिर्फ दोनों एक ही चीज है, बस शब्द अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसमें घबराना नहीं है, आपको हम समझा दे रहे हैं। हम एचसीएफ बोल दिए, कॉमन बोल दे, कॉमन बोल दिए, समझो मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, एचसीएफ बोल दिया तो हो गया, फिर एचसीएफ ही, ठीक है ना, एचसीएफ, ठीक। चलो हमने क्या बोला, आपने अगर और कोई संख्या ले ली, देखो हमने ले लिया 9 और ले लिया 14, इसका क्या होगा, 3 त्रिकाई 9, 7 दूनी 14, गुणे 1 करो, गुणे 1 करो, क्या कॉमन 1, ठीक। ऐसी संख्या जिनमें कॉमन क्या हो, सिर्फ एक, या जिनका एचसीएफ सिर्फ एक हो, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हमने क्या, इसको सिद्ध करने से पहले हम आपको वो चीज बता देंगे जिनका इस्तेमाल हम इस पे करते हैं। अगर ये सब चीज आप पहले ही समझ लोगे ना तो सवाल तो आपको हलवा दिखेगा, आप 2 सेकंड में कर दो, ठीक है ना। इसलिए हम चीजों को बता रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया, को प्राइम नंबर बता दिया, और इंटीजर बता दिया, पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। एक चीज और आपको बता रहे, समझो ये नियम वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए होते हैं। देखो गणित का एक नियम होता है, नियम क्या होता है, एक लॉजिक है, ये कॉमन सेंस का है, ये आपका, आप खुद अपने माइंड से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अगली चीज इसमें क्या यूज होने वाली है वो आप देख लो। हमने क्या बोला, गणित का एक नियम होता है, क्या होता है, हमने बोला गणित का एक नियम होता है, क्या नियम होता है, कॉमन सेंस। आप बताओ, यदि कोई संख्या ए, देखो किसी चीज को समझाने के लिए हम अल्फाबेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो सभी गणित की सभी संख्याओं के लिए इंप्लीमेंट होगा, लागू हो सकता है, वो सभी पे फिट बैठता है। अगर हम किसी नंबर को ले लेंगे पर्टिकुलर या इंडिविजुअली, तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ उसी की क्या करेगी, उसी को ही दर्शाएगा, ठीक है ना। जैसे समझो गणित का नियम, अब पढ़ने, यदि कोई संख्या ए क्यों लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अल्फाबेट ही लेते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या ए, जहां ए क्या होगा, कंडीशन, जहां ए कोई पूर्णांक होगा, यदि कोई संख्या ए क्या है, जहां ए बराबर क्या है, कोई पूर्णांक, ए बराबर
पूर्णांक। यदि कोई संख्या a पूर्णांक, यदि कोई संख्या a पूर्णांक का वर्ग, या फिर यदि कोई संख्या a स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, यदि कोई संख्या a जहां a पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग, और सरल भाषा में समझा रहे, का वर्ग a स्क्वायर, कोई संख्या होगी, संख्या का वर्ग a स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या की, किसी, इसको सरल भाषा में भी आपको समझा देंगे, ये गणितीय भाषा सरल भाषा में भी समझा देंगे। किसी अभाज्य संख्या p से पूरी तरह विभाजित होती है, p क्या है यहाँ पर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या p विभाजित होती है, या p से विभाजित होती है, या फिर ये लिख लो, यदि कोई संख्या एक, जो एक पूर्णांक का वर्ग a स्क्वायर को p अगर पूरी तरह विभाजित करता है, तब दोनों तरफ लिख, तब वह संख्या a खुद में भी, खुद उस अभाज्य संख्या p से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपको ये नियम नहीं समझ में आ रहा है तो आप सरल भाषा में आप समझो, ठीक है, आप सरल भाषा में समझो। हमने क्या बोला, ये ताम झाम के चक्कर में मत फंसो, सरल भाषा में, ठीक है। हमने कहा इसके ताम झाम में मत फंसो। क्या कह रहे, गणितीय नियम अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमारा तात्पर्य होता है ना कि जरूरी नहीं कि गणितीय परिभाषा ही देनी, परिभाषा आपको बना के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सामने वालों को अपनी वो नहीं दिखाना है। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सामने वालों को आप समझा सको। अगर सामने वालों को भाव समझ में आ गया तो क्या आपका पढ़ाना क्या हो गया, सफल हो गया। देखो सरल भाषा में क्या है, हमने क्या बोला, यदि कोई संख्या, और संख्या कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और उसका अगर हम वर्ग, जैसे हमने ले लिया कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25, ठीक। यदि कोई संख्या जिसका वर्ग हमने कर दिया, तो a कोई संख्या है, इसका वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान देना, a स्क्वायर भूल जाओ, छोड़ो, ये सब ताम झाम मत करो, ये सरल भाषा में समझो। यदि कोई संख्या हमने लिया 5 का वर्ग किया 5 स्क्वायर, कितना है 25। अब किसी संख्या का वर्ग, अगर ये पूर्णांक है, पूर्णांक ही तो है, कैसा होना चाहिए, पूर्णांक है। किसी अभाज्य संख्या क्या आता है, 2 3 5, 2 3 5 यही तो होते हैं ना। अब ये किसी अभाज्य संख्या 5 से अगर पूरी तरह कट रही, देखो 5 एकम 5, 5 5 25, तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये अभाज्य संख्या इस संख्या के वर्ग को काट रहा है, तो यही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी काटेगा। क्लियर है, अगर यही संख्या इस संख्या के वर्ग को काट रहा है, तो यही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी काटेगा। समझ में आया, अगर ये अभाज्य संख्या इस पूर्ण वर्ग को काट रहा है, ये अभाज्य संख्या इस संख्या के वर्ग को काट रहा है, तो यही संख्या उस संख्या को भी काटेगा। देखो अगर 5 ने इसके वर्ग 25 को काटा, तो 5 ने इस संख्या को भी काटा, काटा कि नहीं काटा। देखो जहां नीचे वाली संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी, अभाज्य संख्या। समझ अब आया समझ में, ऊपर वाली क्या होगा, कोई भी पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक होगा, ये कोई अभाज्य संख्या होगी, ठीक ना। ये आप ऐसे समझो, ऊपर वाला पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगा, नीचे वाली अभाज्य संख्या होगी, नीचे वाली क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है, कोई समस्या, आप ऐसा समझ लो, ये गणितीय नियम भूल जाओ। अगर कोई संख्या है जो पूर्णांक तो सभी होती, ठीक है, अगर उसका वर्ग कर दो, हमने ले लिया 4, यार समझो भैया 4 का वर्ग किया 16, अगर 16, समझ में आ रहा, ठीक है ना। देखो 1 मिनट, हमने क्या अभाज्य संख्या ले ली, ध्यान देना, हमने क्या बोला, कोई अब संख्या ले लो, हमने लिया 3 का आपने वर्ग कर दिया, क्या है 9। अगर 9 को हम अभाज्य संख्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 आ रहा है, तो भैया इस 9 के जो 9 का वर्ग किया था, तो वापस अगर हम देखें तो 3 का वर्ग किया था 9 हुआ था। कहने वाला कि किसी संख्या का वर्ग किया 9, अब वो अभाज्य संख्या 3 से कट रही है, तो भैया वो संख्या भी इस अभाज्य संख्या से कटेगी। देखो 3 में 3 से कट रही कि नहीं कट रही, कितना आया, 1 आया, ठीक, समझ में आया ना, ठीक है। चलो तो इन 4 चीजों को देखो हमने क्या क्या सीखा। अभी सवाल को लगाने से पहले हमने क्या क्या सीखा,
जिसका हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान देना। हमने क्या बोला, सवाल को लगाने से पहले हमने क्या क्या सीखा, जिसका हम इस पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। हमने क्या क्या सीखा, ध्यान देना। हमने ये सीखा 4 चीजें। एक तो हमने सीखा विरोधाभास नियम। क्या सीखा भाई, विरोधाभास नियम लगेगा, ये होता क्या हमने समझा दिया, ठीक। और हम क्या, पूर्णांक संख्या सीखा। क्या सीखा, पूर्णांक संख्या सीखा, ठीक। और हमने क्या सीखा, गणित का नियम सीखा एक। क्या सीखा, गणित का नियम सीखा। और क्या सीखा, सहभाज्य संख्या सीखा, ठीक है। सहभाज्य संख्या सीखा। और परमेय संख्या, परमेय संख्या तो आपको पता ही है। ऐसी परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, जो p बाई क्यू के रूप में हो, या a बाई बी के रूप में, अल्फाबेटिक कोई मान लो। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है बताओ, अपरमेय संख्या क्या होती है, जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, ठीक है ना, p बाई क्यू के रूप में ना हो। ये चीज, इतनी चीजों की आपकी यहाँ पर जरूरत पड़ी, ठीक। अब चलते हैं सवाल को हल करने, चलो। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब कोई चीज अगर सत्य है तो उसके अपोजिट में जो उसका उल्टा होगा वो चीज मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दो। हमसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ये तो हमको भी पता भैया, ये एक अपरमेय संख्या है। हमने बोला बेहूदी वाली हरकतें, भाई 2 + 2 4 होता, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कोई सज्जन भाव है, उन्होंने बोला भैया हम नहीं मानते, अगर है तो आप हमें प्रूव करके दिखाओ, ठीक। इस केस में हम क्या लगाते हैं, विरोधाभास। हमने बताया सत्यापित प्रमाणित चीज के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं, और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही होता है उल्टा, चीजों को उल्टा मान के चलते हैं। क्लियर है, चलो। √3 एक अपरमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे ना, हल लिखो, हल हम क्या मानेंगे, एक लाइन खींचते हैं। सवाल बड़ा है तो 2 लाइन पे करेंगे। माना, माना, देखो हम लगाएंगे इसे विरोधाभास नियम से। पहले विरोधाभास नियम लगा दो, विरोधाभास नियम से, ठीक ना, विरोधाभास नियम से, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक। विरोधाभास नियम से भाई हम लोग माना, हमने क्या माना, माना √3 एक परमेय संख्या है। अपरमेय के उल्टा परमेय, √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। √3 एक परमेय संख्या। अगर √3 एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या का जो गुणधर्म होगा, जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब ये फॉलो करेगा। अगर हमने बोल दिया भैया ये एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या की जो जो क्वालिटीज होंगी वो सब इसके अंदर होनी चाहिए, या इसको उस चीज को फॉलो करना चाहिए। चलो, अगर √3 एक परमेय संख्या है तब हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात कि भैया √3 बराबर a/b लिखो, p/p नहीं लिखी, कुछ भी ले लो, a/b, ठीक। क्योंकि परमेय संख्या p/q के रूप में या a/b के रूप में, मतलब बटे के फॉर्म में होती है। उसमें अंश और हर होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बना होता है। अंश और हर का संयोजन से क्या मिलकर बनता है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के रूप में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या, ठीक है। तो p/q का फॉर्म आपको किसी का भी दिख जाए उसको आप क्या बोलोगे, परिमेय संख्या, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, अगर √3 एक परमेय संख्या अर्थात √3 बराबर a/b हो जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, थोड़ा सा आप इसको सरल करने पर, हम क्या करेंगे, सरल करो इसको। कैसे सरल करोगे, ध्यान देना। हमने क्या किया, b को इधर लाया, b √3 बराबर a, ठीक। अब करेंगे भैया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो इससे पहले एक चीज आप ध्यान दो, कुछ कंडीशन लेके चलेंगे। अभी इसको आप मत करो, सुनो, अभी ये लाइन आप मत करो, कुछ चीज आप ध्यान देखो। कंडीशन क्या है, ध्यान देना। कंडीशन क्या है कि भैया √3 बराबर a/b। अगर √3 एक परमेय संख्या है तो √3 बराबर a/b होगा। जहां कंडीशन क्या होगी, जहां हमने अभी आपको बताया, जहां a व b, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है,
सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कंडीशन क्या है भैया, √3 बराबर a बट्टा b, क्योंकि √3 अगर परिमेय संख्या हमने माना है तो a बाई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम देखो ये चीज लिखना जरूरी है, कंडीशन जो हम मान के चलेंगे उस चीज को हमको मतलब लास्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। जो कंडीशन हमने मान के चला है, अगर लास्ट में वो चीज सिद्ध नहीं हुई तो जो हमने माना है हमारी परिकल्पना गलत थी। गलत थी इसका मतलब √3 अपरमेय ही संख्या थी। भाई साहब ने बोला था भैया परमेय है, वो गलत हो गया। ठीक है, कैसे देखो, जो हमने पहले लिख दिया था वो अभी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा दिमाग सुतर गया था, ध्यान में आ गया। देखो हमने क्या बोला कि √3 बराबर a बटा b। ठीक, अगर भैया एक परमेय संख्या तो √3 बराबर a बटा b, जहां कंडीशन क्या होगी, a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है लेकिन कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब हमने बताया था कि a व b पूर्णांक तो है लेकिन कैसे है, सहअभाज्य पूर्णांक है, उसमें एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कहने का मतलब a व b ऐसी संख्या है जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ एक होगा। समझ में आया ना। चलो, तथा यहाँ और एक चीज लिखो, तथा यही लिख दे रहे हैं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर b 0 हो गया तो भैया ये आपका परमेय संख्या नहीं रहेगा, ये परमेय संख्या की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आप करो, इसे सरल करो भैया, b√3 बराबर है। ठीक, अब आप कर दो भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भैया वर्ग करो, b², ये 3 हो जाएगा, बराबर का a²। ठीक, a²। ठीक, अब आप इससे समीकरण 1 मान लो, क्या मानोगे, समीकरण 1। और समीकरण 1 को थोड़ा सा सरल करो, समीकरण 1 को सरल करने पर क्या करोगे, समीकरण 1 को सरल करने पर, क्यों सरल करेंगे, हमने क्या बोला, 4 चीज लेके, जो हमने 4 चीजें आपको बताई हैं उन सब को आप फॉलो करोगे, वही चीजें लिखेंगे, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, देखो, हाँ अब आप ध्यान देना, हमने क्या किया, b², 3 को इधर ले जाओ, a² बटा 3। ठीक, अब ध्यान देना, हमने क्या बोला कि नीचे वाली कोई अभाज्य संख्या होगी, गणित के नियम के अनुसार हमने क्या बताया था कि नीचे वाली अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। अब हमने गणित के नियम क्या बताया था कि भैया a कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगी, तो यही तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए लेके चलते हैं कि हर एक संख्या के लिए लागू हो जाए। अगर संख्या ही लिख देंगे तो इंडिविजुअली सिर्फ उसी को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, देखो अब हमने क्या बताया था कि यदि a कोई पूर्णांक, ध्यान देना, a कोई पूर्णांक है, सॉरी a कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर a पूर्णांक हमने वर्ग उस अभाज्य संख्या से कट रहा है, यही तो बताया था ना कि भैया 25 अगर 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी उस 3 से कटेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे भाई, गणित के नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार क्या लिखोगे, गणित के नियम के अनुसार यदि कोई संख्या, कोई पूर्णांक संख्या लिख दो, कोई पूर्णांक संख्या का वर्ग, कोई पूर्णांक संख्या a², कोई पूर्णांक संख्या a² का वर्ग, a² का वर्ग या a² ने a का वर्ग, ऐसे लिखो, भाव सही होना चाहिए। यदि कोई पूर्णांक संख्या a का वर्ग, कोई अभाज्य संख्या, नीचे वाले को अभाज्य मान रहे थे, कोई अभाज्य संख्या, हाँ कोई अभाज्य संख्या, आप ये ले लो b से विभाजित होती है, क्या लिखोगे, विभाजित होती है, तब वह संख्या a भी उस अभाज्य संख्या से, उस अभाज्य संख्या, या आप लिख लेना उस अभाज्य संख्या b से विभाजित होती। ठीक है ना, b से विभाजित होती। ठीक है ना, कहने का मतलब आप क्या लिखोगे,
हमने गणित के नियम में क्या बताया था, यदि कोई संख्या का वर्ग कोई अभाज्य संख्या p से विभाजित होती है, यदि कोई संख्या a का वर्ग a स्क्वायर कोई अभाज्य संख्या p से विभाजित होती है तो भैया वो संख्या खुद उस अभाज्य संख्या p से विभाजित होगी, ये हमने बताया था। तो कहने का मतलब यहाँ ध्यान देना, ये a का वर्ग हमने 3 से विभाजित, देखो ये विभाजित हुआ, ये आप कल्पना करोगे यदि भैया a का वर्ग 3 से विभाजित हुआ तभी तो जाके कुछ आया, भले इसको यहाँ से भाग दिया, कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिला, क्या मिला, बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कोई संख्या ही होगी, मतलब 3 से ए भी कोई संख्या हमने विभाजित किया तो हमें बी स्क्वायर मिला ना। उसी प्रकार भैया ए भी विभाजित अगर होगा तो ए अगर 3 से विभाजित करोगे तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ मिलेगा। अगर हमने बोला ए स्क्वायर अगर विभाजित है तो भैया ए भी विभाजित हो, अगर ए स्क्वायर विभाजित है तो ए भी विभाजित होगा, ये हमने बताया था। तो भैया अगर विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आता है ना। अगर 12 को आप 4 से भाग दे रहे हो तो 4 से 12 कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, समझाने के लिए। तो अगर यहाँ ये कोई ना कोई पूर्णांक कोई संख्या है, ठीक है ना, वो पता नहीं है इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चला। मान लो 9 है, अगर आप काटो इधर 3 निकल के आएगा तो पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमने मान लिया सी निकल के आया, क्या निकल के आया, सी कोई पूर्णांक निकल के आया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे भैया, ध्यान देना, ए बराबर उधर ले जाओ 3c, समीकरण 2, ठीक, क्या माना, समीकरण 2। अब क्या करोगे, समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो भाई समीकरण 1 क्या है, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो ए बराबर कितना 3c रख दो, कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर और ए बराबर कितना 3c, तो भैया 3c का क्या हो जाएगा वर्ग, कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, ठीक। भैया काट दो, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, कितना आ गया b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक। अब इसको और हल करो, ध्यान देने, इसको इधर हल करेंगे, भाई किधर आएगा b स्क्वायर बराबर 3, कितना जाएगा बराबर का c स्क्वायर, और जो नियम आपने यहाँ लगाया सेम यहाँ भी ये लगाओगे, ये लिख लेना आप, हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लेना। फिर गणित के नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार, ठीक है, ये आप लिख लेना, हमारे पास जगह नहीं, बड़ा हो जाएगा, कि भैया अगर b का वर्ग 3 से विभाजित होकर कुछ आ रहा है तो b स्वयं भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, ठीक है, ये लिखना। तो क्या लिखो भैया, b अगर 3 से विभाजित होगा कुछ ना कुछ आएगा, इस बार हमने d मान लिया, क्या मान लिया, d मान लिया, ठीक है। 3 को इधर ले जाओ, b बराबर 3d, समीकरण 3, ठीक हो गया ना। अब क्या करोगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना कर दो, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पे क्या करोगे, तुलना करने पे तो देखो भाई a बराबर कितना 3c, b बराबर कितना 3d, ठीक, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, a बराबर 3 गुणे c, b बराबर 3 गुणे d, कुछ समझ में आ रहा है। हमने क्या माना था कि a व b अभाज्य पूर्णांक है, ऐसा पूर्णांक जिसपे कॉमन कितना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक, जिसका सिर्फ एक होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ a बराबर 3c, b बराबर 3d, मतलब 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं। हमने क्या माना था कि a और b ऐसी संख्या है जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है। हमने शुरू में क्या माना था, क्या लिखोगे, ये चीज आप लिखने वाले, हमने शुरू में माना था, हमने शुरू में माना था कि a व b सहअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात a व b का HCF 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा। अब आप इसको लिख लो, तो कुछ 2 लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब इसको लिख लो, हम तो करें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप अपने कॉपी में बकायदे लिखते रहना, ठीक है, ठीक। हमने क्या बोला भैया, हमारा देखो a व b सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात a व b का HCF 1 होगा, 1 होगा ना। लेकिन हमारी गणना के अनुसार यहाँ लिख दे, इसको आप लिख लिए, अब यहाँ मिटा के लिख दे, ठीक है ना, आप इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान देना, अब ध्यान देना आप लोग, हमने क्या बोला, अब यहाँ ध्यान देना, हमने क्या बोला, लेकिन हमारी गणना के अनुसार
लेकिन हमारी गणना के अनुसार, क्या लिखोगे, हमारी गणना के अनुसार ए व बी का कॉमन फैक्टर, ये भी ए व बी का एचसीएफ लिख दो, ए व बी का एचसीएफ 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक ना। इसलिए हमारी प्रारंभिक, क्या लिखोगे, प्रारंभिक कल्पना गलत थी। क्या थी? गलत। अतः √3 एक, क्या लिखोगे, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखोगे? √3 एक अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या, हमने इसको परिमेय मान के चला, तो परिमेय वाले गुणधर्म अगर इस पर फिट हो गए तो ठीक है, नहीं फिट हो रहा इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था, ठीक है। हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या था? प्रारंभिक कल्पना गलत थी कि √3 एक परिमेय संख्या जो हमने माना था √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इति सिद्धम। ठीक, क्या लिखोगे? इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। क्लियर है? कोई समस्या नहीं? समस्या नहीं भी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसको जरूर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।